सो हेलो चिल्ड्रन, सो वेलकम अगेन। और आज हम जानेंगे मौसोपो और लौसोपो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बच्चों, इससे पहले कि वीडियोस में मैंने आपको मौसोपो और लौसोपो क्या होता है, उनको किन किन विधियों द्वारा निकाला जाता है, ये सब बताया था। तो आज कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि पिछले वीडियो में नहीं है, तो आइए शेयर करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है कि दो संख्याएं जिनका मौसोपो एक है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे माना हम दो संख्याएं ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, एक 9 लिया है और एक 14 लिया है। अब आपको मालूम है कि 9 के जो गुणनखंड होंगे, यानी 9 किस किस से बढ़ता है, 1 से, 3 से और स्वयं से 9 से, और 14 भी किस किस से बढ़ता है, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा और 7 होगा और 14 होगा। यानी ये चार ही संख्याएं जो कि 14 को बांटती हैं। यानी इन दोनों संख्याओं को एक के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं बांटती, क्योंकि 3 और 9 एक के अलावा इसको 3 और 9 बांटता है, जबकि 14 को एक के अलावा 2, 7 और 14 बांटती है। इसलिए सिर्फ इनमें एक ही कॉमन गुणनखंड है, वो है 1। यानी 9 और 14 का एक ही गुणनखंड ऐसा है जो कि दोनों को बांटता है, 9 को भी और 14 को भी। इसलिए इनका जो मौसोपो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 के अलावा इसको और कोई भी संख्या नहीं बांट रही है। यानी सबसे बड़ी संख्या 1 ही है जो 9 और 14 दोनों को बांटती है, इसलिए इनका मौसोपो 1 है। तो इस तरह की संख्याएं जिनका मौसोपो 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 9 और 14 एक सह अभाज्य संख्या है, ये पहला पॉइंट। इसके बाद अब हम दूसरे वाले बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन में आपके दिखाई दे रहा होगा, दूसरे नंबर पे लिखा है कि सह अभाज्य संख्याओं का लौसोपो उनके गुणनफल के बराबर होता है। चलिए वही एग्जाम्पल, जैसे माना ये 5 है और ये 9 है। अब देखिए, इनका ये भी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक ही सबसे बड़ी संख्या है जो 5 और 9 को दोनों को बांटती है, इसलिए इनका मौसोपो 1 होगा। तो ये सह अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें जैसे लिखा है कि सह अभाज्य संख्याओं का लौसोपो, अब अगर हमें इनका लौसोपो निकालना है तो हम वो किसके बराबर होगा, इनके गुणनफल के बराबर होगा। यानी 5 और 9 को हम जब गुणा करेंगे तो 5 9 में 45, इनका गुणनफल होगा 45। तो ये 45 जो है ये 5 और 9 का लौसोपो भी होगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर दो सह अभाज्य संख्याएं दी हैं तो उनका लौसोपो निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप उन दोनों सह अभाज्य संख्याओं को गुणा कर दीजिए और जो गुणनफल आएगा वही इनका लौसोपो होगा। दूसरा पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एक तीसरा बिंदु यहाँ पर है उस पर चर्चा करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, फैक्टर है, तो उनका मौसोपो छोटी संख्या व लौसोपो बड़ी संख्या होगी। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने माना दो संख्या यहाँ पर, एक 4 और एक 12 लिया है। अब आप देखिए कि ये जो संख्या है 4, यह और ये यहाँ पर क्या है 12। आपको मालूम है कि 12 4 का गुणज है, क्योंकि 12 4 से बढ़ता है, 4 3 12। तो 4 का, जैसे मैंने बताया था, गुणज क्या होता है, 4 का पहला गुणा 4, 4 का दूसरा गुणा 4 को 2 से गुणा करने पे जो मिलता है 4 दूनी 8, और 4 को 3 से गुणा करने पे हमें क्या मिलता है 12। इसका मतलब 12 4 का गुणज है। तो यहाँ पर दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है। देखिए, जैसे यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, जैसे यहाँ पर है ये जो है 12, ये 4 का गुणज है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इनका जो मौसोपो है वो छोटी संख्या होगी। यानी जो 4 और 12 का मौसोपो है ये 4 होगा, यानी मौसोपो होगा इनका 4। तो कभी भी जब ऐसी संख्या दी है, ऐसी दो संख्याएं दी हैं जिसमें एक संख्या दूसरे का गुणज है, तो उनका मौसोपो निकालने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से जो छोटी संख्या होगी वह उनका मौसोपो होगी। जैसे यहाँ पर 4 और 12 में 12 जो है 4 का गुणज है और इनमें से छोटी संख्या है 4, इसलिए 4 और 12 का मौसोपो हो गया 4। और जो बड़ी वाली संख्या होगी 12, ये देखिए उनका वह लौसोपो बड़ी संख्या होगी, और जो बड़ी वाली संख्या होगी दोनों में, यानी 4 और 12 में जो बड़ी संख्या है ना 12, ये इन दोनों का लौसोपो होगी। तो लौसोपो निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपको दो संख्याएं दी हैं जिनमें कि एक संख्या दूसरे का गुणज है,
तो उस केस में क्या होगा, जो छोटी वाली संख्या होगी वह उन संख्याओं का मौसपा होगी और जो बड़ी वाली संख्या होगी वह इनका लसपा होगी। तो आई थिंक ये तीसरा वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब आप चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जब ये आप सवाल को हल करेंगे तो ये जगह जगह आपको काम आएंगे और इससे आपको कई शॉर्ट मेथड भी, छोटे तरीके से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं अगर ये जानकारियाँ आपको हैं तो। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मौसपा व लसपा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर दो संख्याएं ले लूँ, एक मैंने 4 ली है और एक 12 ली है, 8 ली है और दूसरी संख्या मैंने ली है 12। अब ये देखिए, इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है, तो पहले हम इनका गुणनफल निकालेंगे 12 और 8 का। तो इनका गुणनफल आएगा 12 गुणा गया 8 और 12 8 96, ये तो इनका गुणनफल आया 96। और अब हम इनका पहले मौसपा निकालते हैं। तो आपको मालूम है 8 और 12 का मौसपा, चलिए मैं निकालता नहीं हूँ, हम ऐसे ही सोच लेते हैं। देखिए, वह मौसपा मैंने बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 को और 12 दोनों को बांट ले, तो आपको मालूम है इनका मौसपा 4 आएगा। इनका मौसपा अगर आप निकालेंगे तो आएगा 4, क्योंकि 4 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को पूरा पूरा बांटती है, इसलिए इनका आएगा मौसपा 4। और इनका लसपा, इनका अब लसपा देखें तो लसपा आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। देखिए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, लसपा यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी पूरा पूरा बढ़ जाए और 12 से भी पूरा पूरा बढ़ जाए, वही तो लसपा है। तो इनका लसपा है 24, इनका लसपा है 24। देखिए, 8 से 8 दिए 24 और 12 दूनी 24, यानी 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो 8 से भी बढ़ती है और 12 से भी, इसलिए इनका लसपा 24 है और मौसपा 4 है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने दो संख्या ली थी 8 और 12, इनका गुणनफल आया था हमारे पास 96। तो इनका गुणनफल उनके मौसपा और लसपा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, इनका मौसपा कितना है, 8 और 12 का मौसपा कितना है 4 और लसपा कितना है 24। और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी लसपा और मौसपा का गुणा करेंगे 4 और 24 का, तो ये भी कितना आएगा 96। तो इससे ये जो चौथा पॉइंट है, ये जो चौथे नंबर पे लिखा गया है, ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर हम उनका गुणा करें तो उनका गुणनफल उतना ही आएगा जितना कि उनकी लसपा और मौसपा को गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो इन पर आधारित क्वेश्चन हम अलग से करेंगे। बहरहाल मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो का कि इन 4 पॉइंट्स को फोकस करना था, ताकि कभी इनका उपयोग प्रश्नों में हो तो आपको एकदम से याद आ जाए कि ऐसा होता है। सो थैंक्स अ लॉट।